हेलो विवान, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 11वीं क्लास है और इसी 11वीं क्लास के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों हमारा चल रहा है इकोनॉमिक्स और हम आज पहला चैप्टर शुरू करेंगे। पहली बुक है इकोनॉमिक्स को हम लोग लेंगे। बच्चों को थोड़ी सी हार्ड लगती है, लेकिन 11वीं की कोई हार्ड नहीं है, 12th की थोड़ी सी आप कठिन समझ सकते हैं। 11वीं में कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले आप बुक खोल लीजिए। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था, चैप्टर नंबर 1। बोल ले सभी बच्चे। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था बोल लिया आपने। अब इसी पर आप बढ़िए और का पहला चैप्टर है और इसी को पहले चैप्टर को हम इसको पढ़ना प्रारंभ करते हैं और परिचय के रूप में हम देखते हैं। भारत हमारे साम्राज्य की धुरी है। धुरी मतलब होता है यदि हमारे साम्राज्य का कोई राज्य अलग हो जाता है तो हम जीवित रह सकते हैं। हमारे हम भारत को खो देते हैं तो हमारे साम्राज्य का पूरे अस्त हो जाएगा। ठीक। भारत की अधूरी का मतलब होता है पहिया या केंद्र या मूल बिंदु। तो भारत क्या था उनके लिए? भारत हमारे लिए साम्राज्य की क्या है? धुरी है, मेन है। अगर कोई राज्य हमसे अलग हो जाता है, मान लीजिए बहुत सारे उन्होंने लगभग आपका 54 55 अपने कॉलोनियम बनाए थे, उपनिवेश देश बनाए थे, कोई एक आध हमसे अलग भी होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जीवित रह सकते हैं। अगर भारत चला गया हमारा साम्राज्य का सूर्य अस्त हो जाएगा। ऐसा कौन कहते हैं? विक्टर अलेक्जेंडर वुल्स 1894 में ब्रिटिश इंडिया के वॉयसरॉय। मीनिंग थोड़ा तो इस तरीके से आप इनको देख सकते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं। पहला ही हमारा परिचय है और परिचय में हम भारत का आर्थिक विकास विषय इस वस्तु का मूल उद्देश्य, यानी कि अर्थव्यवस्था का विकास को ही हम इस चैप्टर के मूल रूप में पढ़ते हैं। आपसे मूल कंटेंट पूछ लिया जाए, मूल चीजें पूछ ली जाए, क्या है आपको क्लियर होनी चाहिए कि भैया तो मूल चैप्टर या मूल कंटेंट आपका ठीक। भारतीय अर्थव्यवस्था की मूल विशेषताओं की जानकारी देना, स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद हुए विकास से अवगत कराना है। देश की वर्तमान व्यवस्था तथा भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा करते हुए कि आर्थिक अतीत के ध्यान देना भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा। इसलिए हम अपनी चर्चाओं का आरंभ स्वतंत्रता से पूर्व देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति पर कर रहे हैं। इस क्रम में हम उन सब बातों में भी स्पष्ट पहचान करेंगे जिनने स्वतंत्रता भारत की विकास की रणनीतियों पर निर्भर कर। ये सारी चीजें इसमें आपको बहुत पूर्ण ठीक। ये भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान संरचना कोई आज की नहीं है। ये मूल सूत्र तो इतिहास में बहुत गहरे, विशेष रूप से अवधि में जब हम 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता की पूर्व से 200 वर्ष तक का ब्रिटिश शासन के अधीन था। भारत में ब्रिटिश उपनिवेश शासन का मुख्य उद्देश्य इंग्लैंड में तेजी हो रहे औद्योगिक आधार के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था केवल एक कच्चा माल प्रदाता तक ही सीमित रखना था। यानी कि वो क्या कर रहे थे? इंग्लैंड में जो आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था, के लिए एक हमको रॉ मटेरियल वाला एक देश चाहिए था जहां से हम अपनी सस्ती रूप में आपूर्ति कर सकते हैं। और वो हमको कौन मिला? वो मिला ठीक। इसी पर हम लोग बात कर। चलिए आगे बढ़े। उस शासन के अधीन शोषण के रूप में समझे स्वतंत्रता के बाद पिछले दशकों में भारत में हुए विकास और उसकी मूल्यांकन हमको करना होगा। आगे बढ़ते हैं। औपनिवेशिक शासन भारत के अंतर्गत निम्न स्तरीय आर्थिक विकास। अब इसी में पहला तो हमने पढ़ लिया, हम क्या पढ़ेंगे? भारत एक क्या था?
निवेश था, और क्यों था? क्योंकि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के लिए एक कच्चा रॉ मटेरियल वाला हमको एक देश चाहिए था, तो ये सारी चीजें प्रोवाइड करा सके, और भारत इंग्लैंड के लिए करा रहा था। बस आगे बढ़े। अंग्रेजी शासन की स्थापना से पूर्व भारत की अपनी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। यद्यपि जन सामान्य की आजीविका की सरकार की आय का मुख्य स्रोत कृषि थी। मेन क्या था? कृषि। फिर भी देश के आर्थिक विकास अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार के विनिर्माण गति, सूती और रेशमी वस्त्र, धातु आधारित तथा मूल्यवान मणि रत्न आदि से जुड़ी शिल्प कलाओं के उत्कृष्ट केंद्र के रूप में भारत विश्व में सुविख्यात हो चुका। कैसा हो चुका था? भारत में बन रही इन चीजों की विश्व बाजारों में अच्छी प्रयोग तथा उच्च स्तर की कलात्मक के आधार पर बड़ी प्रतिष्ठा। उपनिवेशिक शासकों द्वारा रची गई आर्थिक नीतियों का श्रेय भारत का आर्थिक विकास नहीं, बल्कि मूल देश की आर्थिक हित का संरक्षण और संवर्धन ही। इन नीतियों ने भारत की अर्थव्यवस्था के रूप में मूल रूप को ही बदल डाला। यानी कि क्या कर दिया उन्होंने? जो भारत की अर्थव्यवस्था थी का मूल स्वरूप ही इन्होंने इंग्लैंड को कच्चा माल आपूर्ति पर बने तैयार माल को आयात करने वाला देश कर स्वाभाविक ही था। औपनिवेशिक शासन ने कभी देश के राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय का आकलन करने में ईमानदारी से कोई प्रयास नहीं किया। कुछ लोगों ने निजी स्तर पर आकलन करने के लिए उन्हें अनुमान में बहुत विसंगतियां और आपसी मतभेद भी रहे। इन आकलनकर्ताओं में दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी और फेराड सिराज, डॉक्टर VKR राव तथा CR देसाई प्रमुख है। यानी कि कुछ लोगों ने राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का आकलन करने की बात करी, पर कैपिटल और प्रति व्यक्ति आय इस तरीके से हम लोग मेजर करें, इस चीज को रोकें। हो गया? चलिए, औपनिवेशिक काल के दौरान राव द्वारा लगाया गया अनुमान बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। फिर भी अध्ययनकर्ताओं ने एक बात से सहमत रहे, 20वीं शताब्दी के पूर्व में भारत की राष्ट्रीय आय और वार्षिक समृद्धि दर 2% से कम रही। प्रति व्यक्ति उत्पादन वृद्धि तो दर मात्र आधा प्रतिशत थी। जो हमारा ग्रोथ था, सकल ग्रोथ, वो कितना %, और उसमें आपका प्रति व्यक्ति ग्रोथ कितनी? ग्रोथ तो बिल्कुल थी। उस समय भारत का विकास करना चाहता ही नहीं था। सबको था कि कच्चा माल सस्ते दामों में मिले और हम उसको महंगे दाम में इंग्लैंड में बेचें, तो वापस आपका रिसाइकल करके भारत में और ऊंचे दामों पर बेचें, या भारत से सस्ता माल खरीद कर इंग्लैंड में उसको रीमैन्युफैक्चरिंग कर भारत में उसको महंगे दामों में बेचा जाए। यही सबके वहाँ क्षेत्र थे और यही उनका रूप था। तो यही कारण था जो अपने शासन में निम्न स्तरीय आर्थिक विकास भारत। क्लियर है? यही कारण। चलिए, अब कृषि क्षेत्र को देखते हैं। कृषि क्षेत्र ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारत मूलतः एक कृषि अर्थव्यवस्था बना रहा। कैसा रहा? कृषि अर्थव्यवस्था। अब देखिए, हमारे यहाँ जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो उस समय कृषि आधारित नहीं है, वो आपकी मिक्स है। एग्रीकल्चर का भी योगदान है और उसमें मैन्युफैक्चरिंग का योगदान है, और उसमें आपका सर्विसेज सेक्टर का भी योगदान है और ट्रेड का भी। लेकिन इस समय क्या थी? मूलतः वो क्या थी? एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी। देश की लगभग 85% पॉपुलेशन जो गांव में बसती थी, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि के माध्यम से अपनी रोजी रोटी कमा रही थी। एक बड़ी संख्या का व्यवसाय होने के बाद कृषि क्षेत्र में गतिहीन विकास की प्रक्रिया चल रही है। यही नहीं, अनेक अवसरों पर उन्हें अप्रत्याशित ह्रास या गिरावट का अनुभव किया। भले ही कृषि अधीन क्षेत्र में प्रसार के कारण कुल कृषि का उत्पादन में कृषि उत्पादन में कमी आती रही।
कृषि क्षेत्र की गतिहीनता का मुख्य कारण औपनिवेशिक शासन द्वारा लागू की गई भू राजस्व भू व्यवस्था। आज के समस्त पूर्वी भारत में जो लोग बंगाल प्रेसिडेंट जाता था, लागू की गई जमींदारी व्यवस्था में कृषि कार्यों से होने वाले समस्त लाभ जमींदारी हड़प जाते थे। किसान के पास कुछ नहीं बचता था, जो किसान है उसके पास कुछ नहीं बचता था। यही नहीं, अधिकतर जमींदार सभी औपनिवेशिक शासकों ने कृषि क्षेत्र की दशा सुधारने के लिए कुछ नहीं किया। यानी कि कोई नहीं चाहता था कि एग्रीकल्चर में सुधार हो और प्रयास करने की कोशिश की। जमींदारों की रुचि तो किसान की आर्थिक दुर्दशा अनदेखी कर उसने अधिक से अधिक लगान संग्रह करने तक सीमित रहा। और जमींदार क्या रहा कि भैया मेरे को कुछ हो ना हो, मेरे को तो अच्छा खासा टैक्स मिलना चाहिए। मेरा तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जितना मेरे को कर मिलेगा उतना मेरा बेनिफिट होगा, कि मुझे भी कर चुकाना है। मैं नहीं चुकाया तो मेरी जिम्मेदारी चली जाएगी। तो सब कहाँ लगे थे? अपने अपने हित के लिए लगे थे। इसी कारण कृषक वर्ग निरंतर दुर्दशा और सामाजिक तनाव झेलने के लिए बाध्य हो गया। और राजस्व व्यवस्था की शर्तों का जमींदार के व्यवहार के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा। राजस्व की निश्चित राशि सरकार के जमा कोष धन की स्थिति में पूर्व निर्धारित, उनके अनुसार रकम जमा नहीं कर पाने के जमींदारों में उनके अधिकार छीनते। साथ ही प्रौद्योगिकी के निम्न स्तर और सिंचाई सुविधाओं के अभाव और उर्वरकों का नगण्य प्रयोग कृषि के उत्पादन के स्तर में बहुत निम्न रखने का उत्तर। ठीक, ये सारी चीजें किस तरह से निम्न रिस्पॉन्सिबल थी, ये कैसी हो रही थी, पर हम लोग आपका देख रहे थे। भैया आखिर में कारण क्या था? तो किसान अपनी दुर्दशा झेल रहा था। ये सारी चीजें थी। चलिए, हो गया, देख लिया, आगे बढ़ जाए। चलिए, क्या कह रहे हैं? और किसानों की दुर्दशा और बढ़ने में इसका भी बड़ा योगदान रहा। देश के कुछ क्षेत्रों में कृषि के व्यवसायीकरण के कारण नकदी फसलें, अब जब कृषि का व्यवसायीकरण हो गया तो अंग्रेजों ने नकदी फसलों को बोने पर ज्यादा ध्यान दिया, जैसे कपास, गन्ना, जूट, चाय, कॉफी, रबड़। और इनका जो प्रोडक्शन था वो भी उच्च, किंतु उस उच्च उत्पादकता के लाभ भारतीय किसानों को नहीं मिल पा रहे, क्योंकि उन्हें तो खाद्यान्न की खेती के साथ साथ धान की नकदी उत्पादन करना पड़ता था। का प्रयोग अंततः इंग्लैंड में लगे कारखाने में किया जाता था। सिंचाई व्यवस्था में कुछ सुधार के बावजूद भारत बाढ़ नियंत्रण एवं भूमि की उपजाऊ शक्ति वाले में पिछड़ा हुआ था, जबकि किसानों ने एक छोटे से वर्ग में अपना फसल पैटर्न परिवर्तित कर खाद्यान्न की जगह और वाणिज्यिक फसलें उगाना आरंभ कर। विकासकारों के एक बड़े वर्ग छोटे किसानों के पास कृषि क्षेत्र निवेश करने के लिए ही संसाधनों तक तकनीकी का कोई प्रमाण नहीं, सही कोई आपका प्रमाण इन सब चीजों में नहीं था। तो चीजें कैसी बढ़ी थी? इस तरीके से, यानी कि जहां नियंत्रण और सुधार था वहां केवल पिछड़ापन भी दिखाई। देख लिया, याद रहेगा इतना? चलिए एक बार पीछे देख लीजिए, किसी को डाउट है, कोई क्वेरी है। हम कल पढ़ेंगे ब्रिटिश पूर्व में भारत की कृषि को, कल मैं आपको समझा दूंगा। थोड़ा सा ये देखिए। अब अब देखिए, आप जानते हैं बंगाल का सूती उद्योग तो क्या था? मलमल एक विशेष प्रकार का कपड़ा होता है। कैसा होता है? मुलायम होता है बहुत। ठीक है? तो इसका मूल क्षेत्र क्या था? बंगाल, विशेषकर ढाका। ढाका क्या है? आज ढाका बांग्लादेश कैपिटल है। क्या है? बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। तो उसका जो आसपास का रीजन था वो इसी का क्षेत्र। यह नगर बांग्लादेश की राजधानी, और आप जानते हैं ढाका वर्तमान में कैपिटल है और एक समय था कि भारत का ही पार्ट थी। अब मैं आपसे पूछने जाता हूं कि बांग्लादेश भारत से कब अलग हुआ, यह आपको बताना है। देखिए, म्यांमार भी भारत का ही पार्ट था, बांग्लादेश भी भारत का ही पार्ट था। ठीक,
ढाका के मलमल के उत्कृष्ट कोटि के सूती वस्त्र विश्व के रूप में बहुत विख्यात है। कुछ कोटि मतलब हाई क्वालिटी के और कॉटन के जो वस्त्र है, कौन नहीं जानता भारत का बारीक छोटी सूत वाला कॉटन, और आज भी विख्यात है। बहुत से महीन कपड़ा होता था और विदेशी यात्री इस शाही मलमल कपड़े को खास भी कहते थे। इसका आशय यह था कि इस कपड़े में शाही राजशाही का प्रयोग, यानी कि जो लाल लाल मखमली कपड़ा कोई आम लोग नहीं पहनता था क्योंकि महंगा था। कौन पहनता था? जो लोग शाही लोग, राजा महाराजा बादशाह हुआ करते थे, वही लोग क्या किए। ये था शाही मखमल। आप जानते हैं आज भी जूट का उत्पादन और कॉटन कल्टीवेशन वाले पार्ट में बहुत अच्छा होता है, और खासकर जो आपका पंजाब और पाकिस्तान का जो क्षेत्र है, पंजाब राज्य पाकिस्तान और यूपी मतलब भारत का, दोनों में आज भी कॉटन कल्टीवेशन अब बढ़िया रूप है ना। चलिए देख लिया, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो इतना समझ आया औपनिवेशिक शासन में क्या कारण था, जो भारतीय कृषि थी या जो निम्न स्तरीय विकास था वो क्यों था, और परिचय को आपने देख लिया, क्या कारण, क्या स्थिति आपकी बन रही थी, पर आपने बात कर ली। ठीक ठीक है ना। ये सारी चीजों को हम लोग इतना अपने पूरे लेक्चर में देख चुके थे, इतना हमने बात कर ली थी। कल हम जो है औद्योगिक क्षेत्र की तरफ आगे बढ़ेंगे। पश्चिम बंगाल सूत कॉटन के लिए आज भी बहुत जाना। ठीक है, तो इन सारी चीजों को बेसिक करा, कल और अच्छा पढ़ेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।